हेलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था एलपीजी नीतियों का ऋणात्मक प्रभाव। फिर हमारे यूटी स्टार्ट हो गए थे। अब आपके यूटी भी कंप्लीट हो गए हैं। आज हम करेंगे हमारा लास्ट जो टॉपिक बचा है इस चैप्टर का वो, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो ये कह रहा है आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन, एक मूल्यांकन की जो आर्थिक सुधार हैं इसमें हमारे अर्थव्यवस्था का वैल्यूएशन किया तो क्या रिजल्ट आया, किससे? एलपीजी नीतियों से। तो 31 मार्च 2012 को आर्थिक सुधारों ने अपने 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इन सुधारों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन एवं कार्यकरण का पुनरावलोकन किया गया। क्या? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि यानी कि वृद्धि, ग्रोथ ऑफ जीडीपी। तो 1991 में साधन लागत सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 5.3% थी, जो कि 2000 और 2001 में घटकर 4.4 हो गई थी, लेकिन 2006-07 में बढ़ के 9.6 हो गई थी। 10 और 11 में वार्षिक दर 8.4 हो गई है। ठीक है। उसके बाद है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 107 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 22,078 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये आंकड़े हैं, बस आप इसका ऐसे ही लिख देना कि भाई वृद्धि हुई है, बस आंकड़े लिखने में नहीं, क्योंकि इसमें आप गलती कर जाओगे। दूसरा है रोजगार पर प्रभाव। तो रोजगार के क्षेत्र में आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप पर्याप्त रोजगार अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। कुछ चुने हुए उद्योगों में ही 1991 में काम पर लगे श्रमिकों की औसत प्रतिदिन संख्या ये है। फिर है कृषि पर प्रभाव। आर्थिक सुधारों का कृषि पर आशानुकूल लाभकारी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि कृषि की समृद्धि दर कम हो गई है। सुधार अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश कम हुआ है, विशेषकर आधारिक संरचना जैसे सिंचाई, बिजली, सड़क, बाजार संपर्क और शोध प्रसार में व्यय में काफ़ी कमी आई है। उर्वरक सहायता को समाप्त करने से उत्पादन लागतों में वृद्धि हुई है और इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। आगे है उद्योगों पर प्रभाव। तो उद्योग पर भी आर्थिक सुधारों का उत्साहजनक प्रभाव नहीं पड़ा। औद्योगिक विकास की गति कुछ धीमी हुई है, इस कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग का कम होना है। मांग में कमी के कई कारण जैसे सस्ते आयात, आधारिक संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण के कारण अल्प विकसित देशों को अपने अर्थव्यवस्थाओं के दरवाजे विकसित देशों की वस्तु और पूंजी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अपने उद्योगों का आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल लेना पड़ा, क्योंकि भाई अल्प विकसित हैं तो उनकी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, इतनी अच्छी गुड्स की क्वालिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको खोलना पड़ा। तो ऑटोमेटिक है कि उनकी जो डिमांड है वो कम होगी। उसके बाद है विनिवेश पर प्रभाव। तो भारत में सरकार प्रतिवर्ष सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है और उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इस संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उद्यमों की परिसंपत्तियों का अल्प अनुमान लगाकर इन्हें निजी क्षेत्र को औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है और यह कह देना भी आवश्यक है कि विनिवेश से प्राप्त धनराशि का उद्यमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं हो रहा। आगे है राजकोषीय नीतियों पर प्रभाव। तो आर्थिक सुधारों ने देश की राजकोषीय नीतियों पर भी उत्साहजनक परिणाम प्रकट नहीं किए। इन सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रोक लगा दी है। सुधारों का उद्देश्य कर अधिक राजस्व प्राप्त करना और कर चोरी को रोकना था, परंतु सरकार ने के कर राजस्व में वृद्धि के सकारात्मक प्रभाव नहीं मिले। टोटली जो रिजल्ट आया संक्षेप में, भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ जुलाई 1991 में हुआ था और देश के आर्थिक सुधारों की 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। इस अवधि में आर्थिक सुधार अपने कई लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे, परंतु ये सुधार निर्धनता और बेरोजगारी को कम करने में सफल नहीं रहे। तो ये था आपका कौन सा मार्ग अपनाया जाए। तो भाई ये कि अपनाना तो पड़ेगा। एलपीजी नीतियों को करके हमें अपने जो बेरोजगारी है, निर्धनता है, उसको हमें पूरा करना होगा, उसको ख़त्म करना होगा। लेकिन हम एलपीजी को अपनाना भी है, क्योंकि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट है तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी काफ़ी सारे हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे लर्न और राइट दोनों करोगे। थैंक यू।